गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले के वीडियो में बात की थी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, और हमने पढ़ लिया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। हमने पढ़ा था भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है। अब जो आज के इस सेशन में बात करेंगे हम भारत की सीमाओं से लेकर कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत की सीमा, अगर बात करें भारत की सीमा की, तो देखिए भारत की जो कुल सीमा है, अगर बात करें कुल सीमा की, तो भारत की कुल जो सीमा है वो है 22,716.6 किलोमीटर। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 22,716.6 किलोमीटर। भारत की जो सीमा है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? भारत की इस सीमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला भाग है भारत की कौन सी सीमा भाई? स्थलीय सीमा। बात करें किसकी? सबसे पहले हम भारत की स्थलीय सीमा की। भारत की सबसे पहली सीमा कौन सी बात करें? स्थलीय सीमा की। और नंबर दो कौन सी सीमा डिवाइड किया गया है? वो है तटीय सीमा। यानी भारत की सीमा स्थल से भी लगती है और तट यानी जल से भी लगती है। अगर बात करें जो कुल सीमा है भारत की, क्या भारत की कुल सीमा है कितनी? 22,716.6 किलोमीटर। इस कुल सीमा में से 15,200 किलोमीटर जो सीमा कौन सी है वही वो है स्थलीय सीमा। यानी अगर बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। अब देखिए, बात आती है तटीय सीमा की। किसकी बात आती है? तटीय सीमा की। अगर तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक आती है जो मुख्य तटीय सीमा आती है और एक आती है द्वीप समूह की तटीय सीमा आती है। तो मुख्य भूमि की एक आती है कौन सी? मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और एक आती है कौन सी? द्वीप समूह। एक कौन सी आती है? द्वीप समूह की तटीय सीमा आती है। अगर बात करें हम किसकी? तटीय सीमा की। किसकी बात करें? अगर हम तटीय सीमा की बात करें तो ध्यान रखना, तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वह 7,516.6 किलोमीटर है। दोस्तों, ध्यान रखना, केवल आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है भाई? 7,516.6 किलोमीटर भारत की क्या है? तटीय सीमा की कुल लंबाई है। अगर बात करें हम मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? वो है 6,100 किलोमीटर। किसकी? मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। और जो द्वीपीय समूह की जो सीमा है, यानी द्वीपों के साथ भारत की जो तटीय सीमा लगी हुई है वो कितनी है? 1,416.6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, अगर भारत की कुल तटीय सीमा की बात करते हैं वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। अगर बात करें हम मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपीय की जो द्वीपों के साथ भारत की तटीय सीमा लगी है वो कितनी है? 1,416.6 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये हो गई थी हमारी किसकी बात? सीमाओं से लेकर बात। अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है और उनसे क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, यह भारत है। भारत की जो सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है,
यहां से लगती है, यानी कहां से प्रारंभ होती है, गुजरात से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है ये, पश्चिमी बंगाल तक। कहां तक, पश्चिमी बंगाल तक। यानी भारत की जो तटीय सीमा है वो गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक जाती है। इसके बाद में अगर बात करें हम भारत की स्थलीय सीमा की, तो भारत की जो स्थलीय सीमा शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। ये कौन सी सीमा भाई, भारत की स्थलीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा है। देखिए, एक हो गई भारत की स्थलीय सीमा और एक हो गई तटीय सीमा। यानी ये कहां से, जो तटीय सीमा है वो कहां से शुरू हो रही है, गुजरात से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, गुजरात से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, पश्चिमी बंगाल तक। कहां तक जा रही है, पश्चिमी बंगाल तक जा रही है। अब देखिए, हम बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की। तटीय सीमा, अगर हम बात करें कि भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य अवस्थित हैं, क्या भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य अवस्थित हैं, तो ध्यान रखना, भारत की जो तटीय सीमा है इस पर 9 राज्य अवस्थित है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि भारत की जो तटीय सीमा है तो इससे लेकर क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, अगर बात करें तटीय सीमा की, तो देखिए भारत है जो हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। भारत की स्थिति कैसी है भाई, हिंद महासागर के किसमें, केंद्र में स्थित है। यानी भारत हिंद महासागर के किसमें, केंद्र में स्थित है। देखिए, यानी ये भारत है, ये क्या, किसकी स्थिति, ये भारत की स्थिति है। और ये कौन सा महासागर है, यहां पर हिंद महासागर है। यानी भारत किसके केंद्र में स्थित है भाई, हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। इसलिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से सीमाओं से लेकर। सबसे पहले बात करें हम, देखिए जो भारत का ये तटीय प्रदेश है, क्या है ये, भारत का ये तटीय प्रदेश है। इस तटीय प्रदेश से लेकर, यानी इस तटीय सीमा से लेकर 12 समुद्री मील, कहां तक भाई, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। देखो, भारत का जो तटीय प्रदेश है यानी तटीय क्षेत्र है, भारत की जहां से तटीय सीमा शुरू हो रही है वहां से लेकर समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, प्रादेशिक सीमा। क्या कहलाती है भाई, ये प्रादेशिक सीमा कहलाती है। और यहां पर जितने भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका दोहन और उनका हमें क्या है, पूर्ण अधिकार होता है। यानी इस क्षेत्र में क्या, इस क्षेत्र में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका क्या, पूर्ण दोहन का क्या है, अधिकार है। संसाधनों के पूर्ण दोहन का अधिकार। ध्यान रखना, यानी भारत की तटीय सीमा से लेकर 12 समुद्री मील तक, कहां तक, 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्र आता है उसे क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहते हैं। और यहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन उनका क्या हमें पूर्ण अधिकार है। ध्यान रखना, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, ध्यान रखना 1.8 मील होता है। यानी एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 मील होता है। देखिए
अब इसके बाद में बात करें हम, अगर यानी भारत के तट से लेकर कितने 24 समुद्री मील तक, कितने तक भाई 24 समुद्री मील तक भारत के जो तट है उस तटीय सीमा से लेकर 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहलाता है ये? संलग्न क्षेत्र। देखिए इस संलग्न क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए राजकोषीय और वित्तीय शुल्क, यानी जो भारत की तटीय सीमा है यहां से लेकर 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है इसमें क्या है भाई, राजकोषीय और वित्तीय शुल्क प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, राजकोषीय और वित्तीय शुल्क प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं हम सीमा शुल्क। जिसे क्या बोलते हैं हम? सीमा शुल्क बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम? सीमा शुल्क बोलते हैं। देखिए यानी भारत की जो तटीय सीमा से लेकर कहां तक 24 समुद्री मील तक इस क्षेत्र में अगर किसी भी देश का क्या आता है, जहाज आता है, तो उसका क्या लगता है? सीमा शुल्क लगता है। क्या लगता है उसका? सीमा शुल्क लगता है। अब ध्यान रखना, इसके बाद में अगर बात करें आगे हम, भारत की तटीय सीमा से लेकर 200 समुद्री मील, कितना समुद्री मील भाई? 200 समुद्री मील। देखिए भारत की सीमा से लेकर, कौन सी? तटीय सीमा से लेकर 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है? ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए यहां पर इस क्षेत्र में कहां से लेकर, समुद्र से लेकर 200 समुद्री मील तक क्या जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन किया जा सकता है, उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता। यानी इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका क्या किया जा सकता है? दोहन किया जा सकता है। क्या? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यानी हम इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका दोहन कर सकते हैं, लेकिन उन पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। कहां तक भाई? 200 समुद्री मील तक। कहां से लेकर? भारत की तटीय सीमा से लेकर जो 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक विशेष बात यहाँ की यह है कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो समुद्र में क्या होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, वो इसी क्षेत्र में होते हैं। क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान। क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी समुद्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं वो कौन से क्षेत्र में किए जाते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में किए जाते हैं, जो 24 समुद्री मील के बाद से लेकर कितने 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में क्या सभी वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। तो देखिए एक बार दोबारा से और समझते हैं हम बात करें भारत की तटीय सीमा की, यानी इससे तटीय सीमा से लेकर क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करें भारत की जो तटीय सीमा है, इसकी जो क्षेत्र है, इधर केंद्र हम किसके हैं? हम हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। तो इसकी सीमाओं से लेकर सारे की सीमाओं, सागर की सीमाओं से लेकर बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम 12 समुद्री मील की। किसकी बात करें? 12 समुद्री मील। और 12 समुद्री मील का क्या तात्पर्य है कि 12 समुद्री मील के यानी प्रादेशिक सीमा, यानी भारत की जो ये तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा से लेकर सागर की ओर 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में किसमें? तटीय सीमा से लेकर 12 समुद्री मील तक की जो सीमा, इस क्षेत्र में जो संसाधन है उनका पूर्ण अधिकार है और उन्हें क्या करते हैं? पूर्ण दोहन कर सकते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण अधिकार।
इसके बाद में बात करें कि एक समुद्री मील, क्या एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 मील होता है। कितना होता है? 1.8 मील होता है एक समुद्री मील बराबर। इसके बाद में बात करें भारत की तटीय सीमा से लेकर 24 समुद्री मील तक, कहां से लेकर? भारत की तटीय सीमा से लेकर 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, देखिए वो क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो देखिए, राजकोषीय और वित्तीय शुल्क प्राप्त होता है इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र से क्या होता है? हमें राजकोषीय वित्तीय शुल्क प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं हम सीमा शुल्क। यानी इस क्षेत्र में कोई भी अगर विदेशी जहाज आता है तो उसे क्या देना पड़ता है? सीमा शुल्क देना पड़ता है। अगर इसके बाद में बात करें हम तटीय सीमा से लेकर 200 समुद्री मील तक का, तो ये कौन सा? आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है। यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं लेकिन उन पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, और यहां पर कहीं वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। आ गई होगी बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसके बाद में अगर बात करें हम, ये है भारत। अब बात करें भारत की तटीय राज्यों की, कि भारत के तट पर कितने राज्य अवस्थित है। तो देखिए तटीय प्रदेश, अगर बात करें हम तटीय प्रदेशों की, तो भारतीय तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? वो है 9। यानी भारत के तट पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य अवस्थित हैं। कितने राज्य अवस्थित है? 9 राज्य अवस्थित हैं। अब देखिए 9 कौन कौन से हैं। भारत की जो तटीय सीमा शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है, आपको मैंने पहले बता दिया। ये गुजरात से शुरू होकर कहां तक जाती है? ये जाती है पश्चिमी बंगाल तक। कहां तक जाती है? पश्चिमी बंगाल तक। अब देखो तटीय सीमा पर नंबर 1 कौन सा राज्य है? गुजरात है। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 कौन सा? ये केरल। कौन सा है? केरल। नंबर 6 कौन सा है? तमिलनाडु। नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, और नंबर 9 कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। कितने राज्य हैं भारत की? अगर तटीय सीमा की बात करें, राज्यों की बात करें, तो भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य अवस्थित हैं। कितने राज्य अवस्थित हैं? 9 राज्य अवस्थित हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? गुजरात का। यानी यह है कौन सा? पश्चिमी तट। और ये कौन सा है? यह है पूर्वी तट। यानी तटीय प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पश्चिमी तट और एक कौन सा है? पूर्वी तट। अब देखिए पश्चिमी तट से शुरू हो रहे हैं। देखिए भारत की जो तटीय सीमा कहां से हो रही है? पश्चिम से हो रही है। यहां से कहां से हो रही है? ये हो रही है गुजरात से। कहां से हो रही है? गुजरात। इसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कहा है? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, उसके बाद में कहा क्या है भाई? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, और क्या है? ओडिशा, और नंबर 9 पे क्या है भाई? पश्चिमी बंगाल। अब देखिए तटीय प्रदेश राज्य 9 है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक क्या है भाई? सर्वाधिक तटीय सीमा। अगर बात करें सर्वाधिक तटीय सीमा, यानी भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा किसके साथ लगती है? तो वो लगती है किसके साथ? गुजरात के साथ लगती है। किसके साथ लगती है भाई? गुजरात के साथ। अगर बात करें न्यूनतम तटीय सीमा, न्यूनतम तटीय सीमा, तो वो किसके साथ लगती है? गोवा की। किसके साथ लगती है? वो गोवा के साथ लगती है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ध्यान रखना आंसर में क्या आएगा? आएगा गुजरात। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की न्यूनतम तटीय सीमा किससे लगती है, तो किससे लगती है भाई? गोवा से। अब देखिए अब इन जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, इन तटों को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए
यह है कौन सा? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। ये कौन सा है? पूर्वी तट। यानी भारत का जो तटीय प्रदेश है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब बात करें पश्चिमी तट की। हम बात करें किसकी? पश्चिमी तट की। तो देखिए पश्चिमी तट यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होते हुए ये आ रहा दमन व दीव तक आ रहा है। यानी कहां से? गुजरात से शुरू होकर कहां तक आता है पश्चिमी तट? सबसे पहले बात करें कि पश्चिमी तट को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका एक है काकरापाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। सबसे पहले बात करें यानी पश्चिमी तट में गुजरात से लेकर दमन दीव, दमन दीव कहां से लेकर? गुजरात से लेकर दमन दीव का जो ये क्षेत्र है, ये प्रदेश है, तटीय क्षेत्र है, इसे कहते हैं काकरापार तट। काकरापार तट क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काकरापार तट। यानी गुजरात से लेकर दमन व दीव तक का जो तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? काकरापार तट कहलाता है। इसे गुजरात का तटीय प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात का तटीय प्रदेश। देखो इस तटीय प्रदेश की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखना ये भारत का सबसे लंबा तट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भारत का जो सबसे लंबा तट है वो कौन सा है? काकरापार तट या गुजरात का तटीय प्रदेश। भारत का क्या है? ये सबसे लंबा तट। तो ध्यान रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा? काकरापार तट। अगर बात करें दमन और दीव से लेकर, कहां से लेकर? दमन और दीव से लेकर गोवा तक, कहां तक? गोवा तक। दमन और दीव से लेकर गोवा तक का ये भाग, इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट या महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, या क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। देखिए दमन और दीव से लेकर गोवा तक का क्षेत्र, यानी कहां से शुरू हो रहा है? दमन दीव से शुरू होकर कहां तक? गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कोंकण तट कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहते हैं। देखिए एक यहां पर बॉम्बे हाई, क्या है यहां पर? बॉम्बे हाई, यहां पर है बॉम्बे हाई। ये बॉम्बे हाई है जो किसके लिए? भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। क्या भाई? बॉम्बे हाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉम्बे हाई किस तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना जो बॉम्बे हाई है वो किस तट पर है? वो है कोंकण तट पर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बॉम्बे हाई जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो कौन से तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना ये कौन से? कोंकण तट पर स्थित है। अगर बात करें हम कोंकण तट की, तो यहां पर एक बंदरगाह है, भारत का क्या आधुनिकतम बंदरगाह है, जिसका नाम है जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह। क्या अगर आपसे पूछ ली जाए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन से तट पर है, तो ये भी कौन से? क्या आंसर आएगा? कोंकण तट पर स्थित है। और ये कहां पर है भाई? ध्यान रखना ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में।
तो देखिए यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट से ये है कि कोंकण तट, क्या कोंकण तट है जो दमन और दीव से लेकर कहां तक हो रहा है, गोवा तक है। और इसमें क्या होता है, बॉम्बे हाई एक जगह है और जहां पर पेट्रोलियम का क्या सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहां पर एक आधुनिकतम बंदरगाह, भारत का क्या आधुनिकतम बंदरगाह है, जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इसके बाद में बात करें हम गोवा से लेकर, कहां से लेकर, गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक, कहां तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक बात करें तो इसको कहते हैं हम कन्नड़ तट। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट बोलते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कर्नाटक का तटीय प्रदेश। क्या है ये, कर्नाटक का तटीय प्रदेश है और इसे क्या बोलते हैं हम, कन्नड़ तट। यहां पर एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है यहां पर, न्यू मंगलोर बंदरगाह है। ये जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, गोवा से लेकर मंगलोर तक, कहां से लेकर, गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कन्नड़ तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्नड़ तट कहलाता है। और इस कन्नड़ तट पर एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश भी कहते हैं। देखिए इसके बाद में इसको मिटा देता हूं थोड़ा। देखिए न्यू मंगलोर से लेकर, कहां से भाई, न्यू मंगलोर से लेकर ये कन्याकुमारी तक, न्यू मंगलोर से लेकर के जो केरल का ये क्षेत्र है, सीमा है, अंतिम सीमा है, यहां तक का जो प्रदेश है वे क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है, मालाबार तट। क्या कहलाता है ये, मालाबार तट। यानी केरल का जो तटीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरल का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये, मालाबार तट। केरल का तटीय प्रदेश क्या है भाई, ये केरल का तटीय प्रदेश है और जिसे हम क्या कहते हैं, मालाबार तट है। देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो भारत में जो सबसे पहले मानसून आता है, क्या भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर आता है भाई, मालाबार तट पर आता है। कहां पर आता है, भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर आता है, मालाबार तट पे आता है। इसके बाद में इसकी बात करें इंपॉर्टेंस की, तो भारत में सर्वाधिक आणविक खनिज, क्या आणविक खनिज, भारत में जो सर्वाधिक आणविक खनिज पाए जाते हैं वो कहां है पाए जाते, कौन सा है, वो है थोरियम। कौन सा आणविक खनिज, थोरियम। अगर बात करें थोरियम की तो सर्वाधिक थोरियम कहां पाया जाता है भारत में, तो वो पाया जाता है मालाबार तट पर है। तो देखिए हमने भारत के तटीय प्रदेशों को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया। एक है पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग को भी हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया था, एक कर दिया था काकरापार तट। कौन सा, काकरापार तट। दूसरा कोंकण तट और तीसरा ये कौन सा था, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और चौथा कौन सा गया, मालाबार तट। तो ध्यान रखना ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है, मालाबार तट से पूछता है। कहां से पूछता है, मालाबार तट से पूछता है, क्योंकि भारत में जो मानसून आता है वो सबसे पहले कौन से तट पर आता है, वो आता है
मालाबार तट पर। और भारत में जो सर्वाधिक आणविक खनिज क्या, थोरियम, थोरियम के भंडार कहां पर है भाई, वो भी कहां पर है, मालाबार तट पर है। इसके बाद में बात करें देखो काकरापार तट, कौन सा तट है, काकरापार तट है, जिसे क्या कहते हैं, गुजरात का तटीय प्रदेश कहते हैं। ये भारत का क्या है, सबसे लंबा तट है, भारत का क्या है, सबसे लंबा तट है। इसके बाद में कोंकण तट, कोंकण तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन से तट पर स्थित है, कोंकण तट पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो कौन से तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना वो है कौन से, कोंकण तट पर। और जो बॉम्बे हाई है जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कौन से तट पर है, वो भी कोंकण तट पर स्थित है। इसके बाद में आता था कन्नड़ तट, और इसके बाद में कौन सा है, मालाबार तट। मालाबार तट क्या है, ये कन्याकुमारी, मालाबार जो तट है ये यहाँ पर भारत में सबसे पहले क्या आता है, मानसून आता है। और भारत में सर्वाधिक जो आणविक खनिज थोरियम के भंडार कहां पर मिलते हैं, मालाबार तट पर मिलते हैं। अब देखिए बात करें, ये तो हो गया था हमारा कौन सा, पश्चिमी तट, कौन सा हो गया, पश्चिमी तट। देखिए ये है पूर्वी तट, कौन सा, पूर्वी तट। अगर बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट हो रहा है कन्याकुमारी से शुरू होता है और कहां पर, विशाखापट्टनम, यानी पूर्वी जो तट है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक का ये जो क्षेत्र है ये कहता है कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। अब देखिए कोरोमंडल जो तट है यहां पर जो आता है मानसून, कौन सा मानसून, दक्षिणी पूर्वी जो मानसून आता है वो सबसे पहले कहां पर आता है भाई, वो कोरोमंडल तट पर आता है। कहां पर आता है, कोरोमंडल तट पर आता है। देखिए मानसून से लेकर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर देखो मानसून, अगर बात करूं मानसून, भारत में मानसून दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीका। एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा, उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है ये आता है ग्रीष्म ऋतु में। कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून आता है ये आता है शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में आता है ये, शीत ऋतु में आता है। देखिए दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु में, ये सबसे पहले कहां पर आता है, ये आता है मालाबार तट पर। कहां पर आता है, मालाबार तट पर आता है। और ये पूरे भारत में क्या करता है, वर्षा करता है। क्या करता है, ये पूरे भारत में वर्षा करता है। जब से आपसे पूछ लीजिए उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें, जो ये सबसे पहले कहां पर आता है, ये आता कोरोमंडल तट पर आता है। कोरोमंडल तट पर आता है। कहां पर आता है ये आता है कोरोमंडल तट पर आता है। और कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल, और राज्य की बात करें तो कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य, तो ध्यान रखना है ये पूरे भारत में वर्षा नहीं करता है, ये ओनली भारत के एक ही राज्य स्टेट कौन से, तमिलनाडु में वर्षा करता है। इसके बाद में बात करें हम विशाखापट्टनम से लेकर महानदी का तक का क्षेत्र है। महानदी का क्षेत्र ये क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार कहलाता है। ये तट पर उत्तरी सरकार, इसे क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। तो देखिए जो पूर्वी तट है
पूरी तत्व को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कोरोमंडल तट। कौन सा भाई? कोरोमंडल तट, जो कि भारत में कौन से मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। और ओनली कहां पर भाई? एक ही राज्य कहां पर? तमिलनाडु में बारिश होती है। इसके बाद बात करें, विशाखापट्टनम से लेकर ओडिशा महानदी तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार होता है, उत्तरी सरकार कहलाता है। जो ये तटीय प्रदेश है ये क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। देखिए, हमें यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो पूर्वी तट है उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी भाग कहलाता है, उत्तरी सरकार कहलाता है। और हमें पूछ ले भारत का जो पूर्वी तट है उसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो उसका जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तो भारत की ये तटीय सीमाओं से लेकर जो इंपोर्टेंस थी, जो राज्य थे, वो हमने देख लिए। अगर इसके बाद में बात करें हम आगे, तो चैनलों से संबंधित भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, किससे संबंधित? चैनल। जो इंपोर्टेंट चैनल होते हैं वो भी देख लीजिए। क्या? चैनल। देखिए, सबसे पहले बात आती है 10 डिग्री चैनल। किसकी भाई? ये आ गया चैनल। चैनल में भी सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? 10 डिग्री चैनल की। दस डिग्री चैनल कौन सा भाई? 10 डिग्री चैनल। एक बार देख लीजिए, देखो, यह है भारत। क्या है? भारत है। देखिए, 10 डिग्री चैनल। किसकी बात करें हम? 10 डिग्री चैनल की बात करें। किसकी बात करें? 10 डिग्री चैनल की बात करें। तो देखिए, जो 10 डिग्री चैनल है ये क्या है? अंडमान। क्या है ये? अंडमान। ये क्या है भाई? अंडमान। और ये क्या है? निकोबार। क्या है? निकोबार। यानी इन दोनों के मध्य से कौन सा चैनल गुजर रहा है? 10 डिग्री चैनल। देखिए, चैनल से क्या तात्पर्य है? अर्थात चैनल का मतलब क्या है यहां पर? यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल से क्या तात्पर्य है यहां पर? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये क्या भाई? अंडमान और निकोबार को, किसको? अंडमान और निकोबार को क्या करता है भाई? दोनों को अलग करता है। देखिए, ये हो गया ये क्षेत्र अंडमान। क्या हो गया? अंडमान। ये हो गया निकोबार। क्या हो गया? निकोबार। अब देखिए, इन दोनों के मध्य से कौन सा चैनल गुजर रहा है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किन दो भागों को अलग करता है? तो ध्यान रखना, किन दो द्वीपों को अलग करता है? एक अंडमान को और निकोबार को। अंडमान को किससे अलग करता है? निकोबार से अलग करता है। तो ये हो गया कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। और चैनल का हमारा तात्पर्य किससे है? अक्षांशों से। यानी 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो अंडमान और निकोबार दोनों के क्या करते हैं? अलग करते हैं। इसके बाद में बात करें हम अगर 9 डिग्री चैनल की। किसकी बात करें? 9 डिग्री चैनल की। देखिए,
9 डिग्री चैनल। किसकी बात कर रहे हैं? 9 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं। देखिए ये है छोटे छोटे जो द्वीप है, ये क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और देखो ये नीचे जो क्या है, नीचे एक द्वीप है, यह मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय द्वीप। देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों को जो अलग करता है वो कौन सा? 9 डिग्री चैनल। यानी लक्षद्वीप को, किसको? लक्षद्वीप को किससे? मिनिकॉय से जो अलग कर रहा है वो कौन सा चैनल है? वो है 9 डिग्री चैनल। देखिए इधर समझ लीजिए दोबारा से, जो छोटे छोटे द्वीप समूह है ये क्या है? लक्षद्वीप है। ये क्या है? ये लक्षद्वीप। ये एक द्वीप है नीचे, वो क्या है? कौन सा? मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है। इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है भाई? 9 डिग्री चैनल है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है, तो वो कौन सा करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अब देखिए इसके बाद में 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए यह है मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है ये। ठीक है, इसके नीचे देखो ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, डॉट डॉट डॉट। यह है मालदीव। क्या है? मालदीव। और इन दोनों के मध्य जो चैनल है, इन दोनों को अलग करता है, वो करता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ध्यान रखना, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव जो दोनों को अलग करता है वो कौन सा चैनल